टॉपिक है आपका सुएज नहर संकट। सुएज नहर संकट, यह घटना कब घटी? 1956 में। और क्यों घटी? देखिए आप देख रहे हैं सुएज नहर के बारे में आप जानते हैं, सुएज कैनाल जो है लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है। यदि मैं आपको एक इसका सैटेलाइट व्यू दिखाऊं तो ये है कुछ इसका सैटेलाइट व्यू, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, ठीक है, ये है। या फिर हम एक काम कर सकते हैं, हम एक बार इसको गूगल अर्थ पे देखते हैं, प्रयास करते हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादा स्पष्ट हो पाएगा। ये आपके सामने यहाँ पर देखिए, ये पूरा है लाल सागर, ये वाला हिस्सा है ना लाल सागर का, ये है लाल सागर और ये आपका भूमध्य सागर। लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाने वाली ये पूरी की पूरी नहर है, कृत्रिम है ये, ठीक है। लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाने वाली ये नहर मिस्र से होकर के जाती है। ये है आपकी सुएज कैनाल, ये वाला हिस्सा आपका पूरा ये सुएज कैनाल का है, ठीक है। एक बार मैं इसको यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये है आपकी सुएज कैनाल, ये है, ठीक, ये पूरी सुएज कैनाल है आपकी, ठीक है। ये लाल सागर है आपका। अब इसके लाल सागर की अवस्थिति आपको पता ही होगी, है ना। ये आपकी गल्फ कंट्री है, पूरी गल्फ कंट्री है, अदन की खाड़ी है ये आपका भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर है, ठीक है। ये इधर आपका अफ्रीका महाद्वीप है, इधर एशिया है, पश्चिमी एशिया वाला हिस्सा है, ठीक है। तो यहीं पे आपका इजराइल देश है, देखेंगे आप यहाँ पर इसका आस पड़ोस देखें आप, तो ये तो मिस्र हो गया, ठीक। सुएज नहर मिस्र के कब्जे में है और 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। उसी के बाद ये आपका सुएज नहर संकट निकल के आया। ये साइप्रस देश है, ये आपका शायद साइप्रस देश है यहाँ पे, और ये आपका यहाँ पे ये पूरा हिस्सा है, यहाँ पे इजराइल और जॉर्डन वाला हिस्सा है, पूरा जो इजराइल और जॉर्डन वाला हिस्सा है। ये मृत सागर है, यहीं पे ये है आपका जॉर्डन, और यहीं से आपका पूरा जुड़ता है आपका इजराइल वाला हिस्सा, ठीक है। तो अब चलिए समझते हैं, ये आपने थोड़ा सा ग्लिम्स आपने इसको समझ लिया। अब मैं आपको ले चलता हूँ कहाँ पर, सुएज नहर संकट को समझाने कि सुएज नहर संकट था क्या, संकट आ कैसे गया। तो लोकेशन आपने देख ली है ना। तो देखा जाए तो सबसे बड़ी इसकी भूमिका क्या है सुएज नहर की, इसने व्यापार को सुगम बना दिया, खासकर खनिज तेल के व्यापार को। जो गल्फ कंट्री है यहाँ पर बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम है, और यहाँ से पेट्रोलियम जो है बड़ी मात्रा में मध्यकाल कहें या आधुनिक काल का वो इरा जब ये सुएज नहर बनी। पहले व्यापार क्या होता था, अफ्रीका के तट के किनारे आसान द्वीप से होता था, दक्षिणी अफ्रीका से होकर जो केप ऑफ गुड होप है आपकी, वहाँ से होता था। और फिर इसके बाद तो बड़ा लंबा मार्ग है, अटलांटिक महासागर में आपका अफ्रीका के जो पश्चिमी तट है वहाँ से व्यापार होता था, और अफ्रीका दक्षिणी अफ्रीका जो देश है वो केप ऑफ गुड होप, वहां से व्यापार होकर अरब सागर में आता था। तो बड़ा लंबा प्रोसेस था, बहुत लंबा। लेकिन जब से सुएज नहर बन गई तो बहुत आसान हो गया यूरोपीय कंट्रियों के लिए। भूमध्य सागर से सुएज नहर से लाल सागर से आपका अरब सागर, ठीक है। तो जब सुएज नहर बनी, अब देखिए सबसे पहली चीज आपको ये पता है कि जो 18वीं शताब्दी है या 19वीं शताब्दी है, इसमें ब्रिटेन का आधिपत्य था। ब्रिटेन ने पूरे विश्व के देशों में उपनिवेश बना रखे थे, यहाँ तक अमेरिका भी ब्रिटेन का ही एक उपनिवेश था, जो कि 1776 में आज़ादी की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और 1789 तक आज़ाद हो गया, ठीक है। तो ब्रिटेन, यूरोप के कई देश थे औपनिवेशिक, विभिन्न क्षेत्रों पर जाकर इन्होंने क्या किया था, उपनिवेशों को स्थापित करने का प्रयास किया था। ये बात क्लियर है, स्पष्ट है। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की स्थिति वैश्विक स्तर पर कमजोर होने लगी, उसके उपनिवेश खत्म होने लगे। कारण, पहली बात संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म, दूसरा दो बड़ी शक्तियों का जन्म, अमेरिका और सोवियत संघ का जन्म, तीसरा द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन को व्यापक आर्थिक नुकसान हुआ, आर्थिक हानि हुई, है ना। तो कहीं ना कहीं पे ब्रिटेन को रिप्लेस कर दिया अमेरिका ने। अमेरिका और यूएसएसआर दो बड़ी शक्तियां थी, अमेरिका और यूएस, कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे। तो ये क्या था, जो इसका पूरा घटनाक्रम पहले समझते हैं। ये कब आपकी सुएज नहर बनी, इसको लेकर के मैं यहाँ पर आपको एक ग्राफ, ये देख सकते हैं आप, एक ग्राफ यहाँ पर मैंने बनाया है, इस ग्राफ से समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे डेट लाइन है, एक है 1859। 1859 को सुएज नहर के निर्माण का कार्य फ्रांसीसी कंपनी को सौंपा गया। किसने सौंपा? मिस्र ने, ठीक है। मिस्र ने
सुएज नहर के निर्माण के लिए, अब चूंकि ये सुएज नहर कृत्रिम तरीके से मिस्र की लैंड को काट के बनाई गई है, ठीक है, दोनों को जोड़ने के लिए, तो 1859 को सुएज नहर के निर्माण का कार्य फ्रांसीसी कंपनी को सौंपा गया। पहली बात, 10 साल बाद ये बन के तैयार हो गई। सुएज नहर कब बन के तैयार हो गई? 10 साल बाद तैयार हो गई। और इसके मामले में देखा जाए तो चूंकि फ्रांसीसी कंपनियों ने इसे बनाया था तो फ्रांस का भी इसमें कुछ शेयर था, और साथ साथ 1775 में मिस्र ने सुएज नहर के अधिकांश शेयर ब्रिटेन को बेच दिया और ब्रिटेन इनको खरीद लिए। समझ रहे हैं? यानी कि इसका निजीकरण हो गया, ब्रिटेन दूसरे देश का निवेश हो गया इसमें। और 1936 में एक समझौता किया गया, सुरक्षा दृष्टिकोण से एक संधि की गई जिसके तहत ब्रिटेन की सेना जो है मिस्र के क्षेत्र में उपस्थित होने लगी। परिणाम स्वरूप इसकी प्रतिक्रिया हुई और मिस्र के नागरिकों ने ब्रिटेन की सेना की उपस्थिति पर विद्रोह कर दिया, है ना। और इसके बाद मिस्र में व्यापक स्तर पर सुधार होना चालू हुआ, पॉलिटिकल सुधार। और ऐसी सुधार की प्रक्रिया में एक ऐसा व्यक्ति आया, चमत्कारिक व्यक्ति, जिसका नाम था कर्नल नासिर जो है 1754 में मिस्र के प्रधानमंत्री बने। 1954 में। इस समय भारत भी आज़ाद हो चुका था। इस समय प्रधानमंत्री हमारे नेहरू थे। और आपको पता होगा नैम में नासिर का नाम बहुत प्रमुख तौर पे आता है। मार्शल टिटो, नासिर और आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीनों ने मिलकर ही नैम की स्थापना की थी। तो 1954 में मिस्र में नासिर जो है मिस्र के प्रधानमंत्री बने। और जब प्रधानमंत्री बनते ही इन्होंने मिस्र का राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक सुधार प्रारंभ कर दिए। और इसी सुधार की प्रक्रिया में 1956 में इन्होंने क्या किया? सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। क्या कर दिया इन्होंने? सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। यानी कि सुएज नहर को मिस्र की संपत्ति, मिस्र के सरकार की संपत्ति घोषित कर दी, सरकारी संपत्ति घोषित कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांस और ब्रिटेन का नियंत्रण समाप्त हो गया। अब चूंकि फ्रांस और ब्रिटेन का नियंत्रण समाप्त हो गया, है ना। अब एक चीज समझिए, पहले फ्रांस और ब्रिटेन के नियंत्रण से मतलब यह था कि यदि सुएज नहर से कोई भी जहाज जाता था भूमध्य सागर से लाल सागर या लाल सागर से भूमध्य सागर, तो उसका जो आर्थिक आय होती थी वो ब्रिटेन और फ्रांस को ही जाती थी। अब क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण होने के कारण से अब ये पूरा का पूरा मिस्र के कब्जे पे आ गया। अब ब्रिटेन नहीं चाहता था, क्योंकि ब्रिटेन से बहुत सारे उपनिवेश निकल गए थे। भारत भी निकल गया था, एक सबसे बड़ा उपनिवेश जो था। इसके अलावा अमेरिका बहुत पहले ही निकल गया था। एशिया के बहुत सारे देश थे जो उसके हाथ से निकल गए थे। अफ्रीका के बहुत सारे देश ऐसे थे जो उसके हाथ से निकल गए थे। तो ऐसे में ये कभी नहीं चाहता था कि क्या हो, सुएज नहर इसके हाथ से निकले, क्योंकि इसको पता था कि सुएज नहर, अभी आपको पता होगा, जो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है वो है जिब्राल्टर जसंधि। जिब्राल्टर जसंधि में आज भी ब्रिटेन के कब्जे में है, जबकि जिब्राल्टर आपका कहां पड़ता है? जिब्राल्टर आपका स्पेन वाले हिस्से में पड़ता है। तो स्पेन का कब्जा होना चाहिए। देखा जाए तो मोरक्को और स्पेन दोनों के बीच में है जिब्राल्टर, एक सकरा सा पास है जिब्राल्टर जसंधि। लेकिन आज भी वहां पर कौन बैठा हुआ है? आज भी ब्रिटेन बैठा हुआ। उसी तर्ज पे ब्रिटेन ये चाहता था कि कभी भी सुएज नहर से उसका, ठीक है, सुएज नहर हमेशा उसका कब्जे पे रहे, ताकि उसका एक दबदबा बना रहे। अब चूंकि अर्थव्यवस्था के द्योतक है सुएज नहर, इसने इकोनॉमी को बहुत तेजी से ग्रो कराने में मदद की, है ना। अर्थव्यवस्था बहुत तीव्र हो गई, यूरोप और एशिया का जुड़ाव हो गया, व्यापार हो गया, सुगमता हो गई। तो ऐसी स्थिति में यदि आर्थिक तौर पे उसकी पकड़ रहती तो विश्व में अभी भी वो सुपर पावर बन के रहता। लेकिन हुआ क्या? राष्ट्रीयकरण हो गया, नासिर ने राष्ट्रीयकरण कर दिया 1956 में। और ऐसे स्थिति में ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा मिस्र को सैन्य कार्रवाई करने की धमकी दी गई। और धमकी नहीं दी गई बल्कि सैन्य कार्रवाई की भी गई। क्या सैन्य कार्रवाई की गई? इजराइल के साथ मिलकर के इजराइल की सेना, फ्रांस की सेना, ब्रिटेन की सेना ने मिलकर के मिस्र में हमला कर दिया। यही है आपका सुएज नहर संकट। क्या है आपका? यही है आपका सुएज नहर संकट 1956 में मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर के द्वारा क्या किया गया? सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। सुएज नहर को मिस्र की सरकारी संपत्ति घोषित कर दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप क्या किया गया? ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा सैन्य कार्रवाई कर दी गई। और इसी सैन्य कार्रवाई में इजराइल ने भी इसकी भूमिका निभाई, जिसका व्यापक स्तर पर विरोध किया गया। विरोध किसने किया? सोवियत संघ ने इसका विरोध किया, अमेरिका ने इसका विरोध किया। और सोवियत संघ और अमेरिका उस समय चूंकि शीत युद्ध का समय था,
यूनाइटेड नेशन ने इसका विरोध किया बड़े स्तर पे, विश्व के 9 सृजित देशों ने बहुत विरोध किया, खासकर भारत जो नैम का अगुवाई कर रहा था तो भारत ने भी इसका विरोध किया। तो ऐसी स्थिति पे ब्रिटेन के ऊपर व्यापक दबाव बना और ये तीनों सेनाएं वापस लौट गई। क्यों दबाव कराया गया? क्योंकि विश्व उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के दंश को झेल करके उभरा ही था, तभी एक ऐसा शीत युद्ध में संकट आ गया। तो चूंकि सोवियत संघ बनाया इसीलिए गया था कि तीसरा विश्व युद्ध ना हो, तो ऐसे में इन तीनों देशों के ऊपर दबाव बनाया गया और फिर हुआ ये कि पूरी का पूरी सुएज नहर पे मिस्र का कब्जा हो गया। ब्रिटेन की सेना वहां पर नहीं है ना। तो अब सुएज नहर किसके उसमें है? मिस्र के कब्जे में। तो ये आपकी पूरी घटनाक्रम है, किसका घटनाक्रम है? सुएज नहर संकट का। ठीक, आसान भाषा में मैंने समझाने का प्रयास किया। ठीक, अब इसमें देखिए, तो ये हो गई पहले सुएज नहर संकट की बात। दूसरी है, इसने ब्रिटेन की आत्म छवि को कैसे खत्म कर दिया। अब आप समझिए, ब्रिटेन के वैसे भी उपनिवेश खत्म हो रहे थे, है ना। तो अब आप इस समय दो बड़े प्रतिद्वंदी उसके सामने आ गए थे, अमेरिका और सोवियत संघ। आर्थिक तौर पर वो द्वितीय विश्व युद्ध में इतनी बड़े स्तर पर आर्थिक तौर पे तंगी हो चुकी थी, वैश्विक महामंदी का पहले भी सामना कर चुका था ब्रिटेन, और उपनिवेशों के खत्म होने से उसका बाजार नष्ट हो गया था। और देखा जाए तो अंतिम रूप से सुएज नहर चले जाने से भी उसकी सुपर पावर पूरी तरीके से जीरो हो गई, है ना। तो इस तरीके से उसकी आत्म छवि को व्यापक खतरा पड़ा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आपका उत्तर होगा। ठीक है, यहां तक कि ब्रिटेन के नागरिकों ने भी विद्रोह किया, वहां सोवियत संघ में विद्रोह हुआ, अमेरिका के द्वारा विद्रोह किया गया, 9 नए देश से जो नैम के पटल पे विकसित हो रहे थे उन्होंने विद्रोह किया, है ना। सोवियत संघ ने विद्रोह किया। सब ने जब इसका विरोध किया तो विरोध करने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? सुएज नहर उसके हाथ से निकल गया और इस आधार पे सुएज नहर संकट ब्रिटेन की आत्म छवि के लिए क्या हुआ? अंतिम हथियार साबित हुआ, अंतिम, है ना, अंतिम प्रयास साबित हुआ और उसको शक्ति के तौर पे खत्म हो गया। तो ये रहा आपका सुएज नहर संकट का टॉपिक। ठीक है, चलिए।